मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की जानिब से तेलंगाना हुकूमत से 11 मुतालिबात किए गए हैं। ये वही मुतालिबात हैं जो केसीआर ने अलहदा तेलंगाना कायम होने से पहले मुसलमानों से वादे किए थे, जो 8 साल गुजरने के बावजूद आज तक पूरे नहीं किए गए, जिससे ये मालूम होता है कि हुकूमत के वादे अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए किए जाते हैं, ना कि अमल करने के लिए। टीआरएस में ऐसा कोई मुस्लिम कायद नहीं है जो हुकूमत पर दबाव डाल सके, इसलिए मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन ने मिल्लत के लिए ये जिम्मा उठा लिया है। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन करीब 2 महीने से शहर हैदराबाद के तमाम दीनी, समाजी, मिली और सियासी जमातों के साथ मुश्तरका तौर पर हमने कई इजलास जो है ना मुनक़िद किए और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी खुशी की बात है कि मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के जो अहम मसाइल है उन तमाम मसाइल पर तमाम जमातों की राय मुत्तफ़िक़ा है और वो मुतालिबात जो है ना तमाम के तमाम उसकी तायद है। ये उसका नतीजा है कि आज हमारे स्टेट पर यहाँ पर हर जमात के नुमाइंदे मौजूद है। अब मैं फ़र्दन जमातों का नाम नहीं लूँगा, इसमें दीनी जमातें भी हैं, मिली है, समाजी है, सियासी है और मसाजिद के अइम्मा इकराम भी है, मौज़नीन भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 11 जो है ना मुतालिबात हैं हुकूमत तेलंगाना से और वक्फ बोर्ड से। और आप जानते हैं कि इस वक्त हमारा वक्फ बोर्ड किन हालात से गुजर रहा है। इस वक्त वक्फ बोर्ड में रिश्वतखोरी का बाजार गर्म है, नीचे से ऊपर तक रिश्वतखोर अमला आज करोड़पति बना हुआ है। हम ये मुतालिबा कर रहे हैं कि तमाम वक्फ बोर्ड के अमले की ईडी के ज़रिए तहक़ीक़ात किया जाए तो यहाँ पर नतीजा सामने आएगा कि वक्फ इमलाक को तबाह करने में वक्फ बोर्ड का अमला रास तौर पर मुलविस है और उसकी पुष्ट पनाही हमारे सियासी बेरोज़गार भी जो ना कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ जमातों से भी वाबस्ता है। और हमारी तेलंगाना सरकार खुद ये चाह रही है कि हमारे वक्फ की इमलाक को ख़त्म किया जाए। और तमाम नाज़रीन ये जानते हैं कि मैं कोई बात बग़ैर सबूत के नहीं कहता। इसकी जीती जागती तस्वीर ये है कि मणिकुंडा जागीर की 1660 एकड़ ज़मीन को हमारी तेलंगाना सरकार ने हथिया लिया है और इसी तरह चौटुप्पल की 450 एकड़ ज़मीन भी हथिया ली गई है। अब तवील फहरिस्त है। अब जो हमारे केसीआर साहब 2014 से पहले ये कहते नहीं थकते थे कि मैं मुसलमानों का हक दूंगा, लेकिन आज वही केसीआर मुसलमानों की हक तलफी कर रहे हैं। अब ये सितम ज़रीफ़ी है कि इन्हों अपने घर को नहीं देख सके। अब ये टीआरएस के बजाय बीआरएस बना के अब इन्हों जो ना पूरे जो ना भारत में क्या गुल खिलाने वाले हैं इन्हों, हाँ, जो अपने घर का नहीं हुआ। एक मसला मशहूर है कि बैल अगर अच्छा रहा तो गांव में बिकता, दूसरे गांव को जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये इनकी कारकर्दगी 8-9 साल में अच्छी रहती तो हमारे को जो है ना ये एहतजाज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। आज वक्फ बोर्ड ख़त्म हो गया, 12% तहफ़्फ़ुज़ात का पता नहीं है। कई मरतबा ऐलान किया कि वक्फ बोर्ड को जुडिशनल दर्जा दिया जाएगा, कहाँ है मैं पूछना चाहता हूँ। और हद तो ये है कि हमारी वक्फ आमदनी का कोई हिसाब और किताब नहीं है और वक्फ बोर्ड में ऐसे अफराद को मुसल्लत कर दिया गया है जो आवाम की तकलीफ का उनको कोई एहसास नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी सितम ज़रीफ़ी ये है कि हमारे केसीआर साहब जो ना सेकुलर होने का बड़ा दावा करते हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारे हिंदू भाइयों को जो पुजारी पंडित है उनको ग्रीन चैनल के ज़रिए हर महीना पे स्केल दी जा रही है, तो क्या हम मुसलमान जो ना हुकूमत को टैक्स अदा नहीं करते? क्या यही तुम्हारा सेकुलरिज्म है कि एक तबके के साथ जो है ना तुम जो है ना उनके साथ अच्छा सलूक करो और हमारे साथ जुल्म करें? केसीआर साहब, अब हम ये बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, अब हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। 8 साल का टाइम दिया हम आपको, 8 साल में सुधरो। तो अब समझ में आ गया कि वो एक मसला मशहूर है, वो 12 साल जो है ना नली में रख के निकाले तो फिर टेढ़ी गति।
8 साल तो गुजर गए और 4 साल हम मौका देने वाले नहीं है आपको। अब इंशाअल्लाह ताला तमाम स्टेट के मुसलमान तुमको जो ना इसका सबक सिखाएंगे। हम ये वार्निंग दे रहे हैं कि आप वक्फ बोर्ड को जुडिशनल पावर फौरी दिया जाए और वक्फ बोर्ड की आमदनी का हिसाब बताया जाए। हमारे अइम्मा मौज़ूनीन को ग्रीन चैनल के जरिए हर महीना 10,000 रुपये एजाज़े जारी किए जाए, हमारे मुतालबा है। और 5,000 दरख्वास्तें 2018 से पेंडिंग में है, उसके ऊपर जो ना अमल किया जाए, वो कबूल किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे शहर में खबरस्तानों को ख़त्म किया जा रहा। अभी कल की बात है, पहाड़ी शरीफ के दामन में 60 साल खदीम एक दरगाह को ख़त्म कर दिया गया, मिसमार कर दिया गया। तो वक्फ बोर्ड क्या कर रहा हमारा? ये चेयरमैन को, ऐसे चेयरमैन को बिठाए हैं जो वहाँ पर कुछ करने वाला नहीं है, बल्कि उल्टा रोना रोता है। उन्हें बोलता है कि अमला मेरी नहीं सुन रहा। तो जब आप कंट्रोल करने में आप में दम नहीं है तो आप रिजाइन कर दो, आपकी ज़रूरत नहीं है हमको। अरे आप जब कुर्सी में बैठे हैं तो कुर्सी का फर्ज अदा करो आप। और मैं ये मीडिया के जरिए से मैं चेयरमैन सलीम से सवाल कर रहा हूँ। मैं आप एक हफ्ता पहले अजमेर रुबात के लिए 2 करोड़ मसीहुल्लाह साहब से मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि आप एक हफ्ता पहले अजमेर में रुबात के लिए 2 करोड़ रुपए जारी करें आप, जबकि मसीहुल्लाह खान आते ही गरीब मुस्लिम मैयतों को जो साबिका चेयरमैन मोहम्मद सलीम 5,000 रुपये दे रहे थे, ये आतेज बंद कर दिए इन्हों। ऐसा मालूम रहा कि इन्हों बाप के घर से दे रहे इन्हों, हाँ इनकी जागीर है। अरे हमारी मिल्कियत, हमारी आमदनी तुमको निगरानकार के तौर पर बिठाए, तुम नौकर है हमारे। अरे तुम नौकर है, तुम्हारा सीएम नौकर है हमारा। हम तुमको चुने हमारी खिदमत के वास्ते, हमारे जो ना हमारे प्रॉपर्टीज की हिफाजत के वास्ते, हाँ। अरे जब मोदी चौकीदार है तो केसीआर की हैसियत क्या है? क्या हैसियत है? और मसीहुल्लाह तुम्हारी क्या हैसियत है? क्या औकात है तुम्हारी? हाँ, कि आप वक्ते बाद में 5,000 रुपये जो ना बंद कर दिए आप, क्या तुम्हारे जेब से दे रहे? हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर गरीब मुस्लिम मैयतों के लिए 10,000 रुपये जारी किया जाए। और हमारा ये एहतजाज, ये तो पहली कड़ी है, पहला कदम है ये। अब हम इलेक्शन तक हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। और ये सिर्फ शहर में चलने वाला नहीं है, ये हम पूरे तेलंगाना में तहरीक चलाएंगे। हम ये केसीआर साहब, हम आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि 8 साल 9 साल आपको वोट वक्त दे दिए। अब हम आपको वक्त देंगे नहीं। गरीब मैयतों के लिए 10,000 रुपये हम फौरी तौर पर इमदाद जारी किया जाए। और अहम हमारा मुतालबा है कि आज जो वक्फ इमलाक जो अराजी पड़े हुए हैं, एक तो हुकूमत कब्जा करी, दूसरे लैंड गिरावर कब्जा कर रहे हैं। तो अरे हकदार मुसलमान हैं और हमारे हक को लूटा जा रहा है, तो हम कब तक खामोश बैठेंगे? अब हम ये मुतालबा करते हैं कि वक्फ एक्ट के तहत, वक्फ कानून के तहत और मंशा वक्फ के तहत, हम मंशा वक्फ के खिलाफ भी हम कोई मुतालबा नहीं करते। हम तो ये मंशा वक्फ के तहत हम जो है ना 65 गज ज़मीन बेघर मुसलमान को लीज पर देने का हम मुतालबा कर रहे हैं। आप किराए पे दीजिए। आप एक गरीब मुसलमान जो है ना टीनों का घर बना के रहेगा, आप जो ना डबल बेडरूम स्कीम का जो ना ढंडोरा पीटे, कितने मुसलमानों को दिए? कैसे हिसाब दो, आप हिसाब दीजिए। आप नहीं दे सकते। आप 12% का वादा करके धोखा दिए। आप वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर बोल के धोखा दिए आप। तो कम अज़ कम ये हमारी मिल्कियत हमारे हवाले करो। हम तुम्हारे से भीख नहीं मांग रहे, हम तुमसे भीख नहीं मांग रहे हैं कि हमारा हक है, हम इसको हासिल करेंगे। बेघर मुसलमानों को जो वक्फ इमलाक, जो वक्फ ज़मीन बची हुई है, फी जो है ना मुसलमान को 65 गज लीज पर दिया जाए, ये हमारा मुतालबा है। और वक्फ बोर्ड के जो मुलाजिमीन हैं उनके खिलाफ एडी तहक़ीक़ात की जाए और रिश्वत खोर ओहदेदारों को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मैं बड़े शर्म से ये कह रहा हूँ और आप मीडिया वालों से भी ये कह रहा हूँ कि आपके मीडिया में आया कि 9 वक्फ बोर्ड के लोग जो है ना ओहदेदार रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। आप क्यों नहीं पूछ रहे जाके? आपका सहाफ़ती हक नहीं है? आप पूछना नहीं? अहमद नदीम साहब के पास वो रिपोर्ट गई, अब तक तहक़ीक़ात नहीं हो रही।
40 लाख रुपए रिश्वत तकसीम हुई, अभी तक पुरसाने हाल नहीं है उसका। तो ऐसा जो ना आप दबाते जाएंगे तो कितने लाखों करोड़ों रुपए जो ना आप जो ना रिश्वत खाते जाएंगे, हमारे ज़मीनों पे कब्जा करते जाएंगे। हम ये रिश्वत खोर अहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हैं और उनके असाज़ों की ईडी के ज़रिए तहक़ीक़ात का मुतालबा करते हैं। गरीब मुसलमानों को, बेघर मुसलमानों को 65 गज ज़मीन देने का मुतालबा करते हैं। 5000 इमाम मौज़ूनीन के पेंडिंग दरख्वास्तों को जारी करने का मुतालबा करते हैं और हर इमाम मौज़ून को 10,000 रुपये ग्रीन चैनल पर देने का मुतालबा करते हैं। वक्फ बोर्ड को जुडिशनल पावर देने का मुतालबा करते हैं और फाइनेंस कॉरपोरेशन से आज तमाम इदारे बनाए नाम रह गए। फाइनेंस कॉरपोरेशन में कितना बजट है? 50 करोड़ रुपए किसी को जारी हुआ। आप ये वादा कर रहे थे कि 2 लाख रुपए सब्सिडी लोन देंगे, कहाँ है? कितने मामलात में धोखा देंगे हमारे को? 2 लाख रुपए फौरी हमारे गरीब व्यापारियों को, मुसलमानों को सब्सिडी लोन जारी किया जाए। और उर्दू एकेडमी की क्या हालत है साहब? हमारे सहाफ़ियाँ परेशान हैं, हमारे छोटे अखबारात परेशान हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। फिर उर्दू एकेडमी का वजूद क्या है बताइए आप मेरे को। आप बजट देंगे, वहाँ अहदेदारों का तकर्रुर करेंगे, एक बराए नाम चेयरमैन बना के बिठा दिए, लेकिन कोई डायरेक्टर नहीं, कोई उसके मेंबर नहीं, तो कारकर्दगी कहाँ से होंगी? ये बेवकूफ़ बनाने के काम केसीआर साहब छोड़िए। अब हम आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारी मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट तमाम हमारे मुतालबात की तकमील तक हम जो ना ये एहतजाज जारी रखेंगे। हम मार्च करेंगे, रैली निकालेंगे, हैंगर स्टार्ट करेंगे। हम जो ना तमाम डिस्ट्रिक्टों का दौरा करेंगे और टीआरएस सरकार की असलियत और वक्फ बोर्ड की असलियत हम सारी दुनिया पर हम आश्कार करेंगे। आज जो माइनॉरिटी यूनाइटेड फोरम के तहत से यहाँ जो धरना इन हंगर स्ट्राइक आगाज़ किए हैं, उसका मैं पूरा मदद देते हैं हमारा पार्टी के तरफ से, और वो डिमांड्स का पूरा तायद भी करते हैं। ये कोई ये डिमांड्स नया नहीं है। सुधीर कमेटी ने इससे पहले अपनी रिपोर्ट में ये पूरी डिमांड्स का जिक्र किए और उसका अमलावरी के लिए सरकार को सुझाव दी, लेकिन ये अब तक अमल में नहीं आया। हमने सरकार को ये साफ बताया, अगर 12% रिजर्वेशन अमल में ले आने के लिए टाइम लगेंगे तो हम समझ सकते हैं, लेकिन बाकी डिमांड्स जो है, बाकी सुझाव जो है, उसका अमलावरी के लिए टाइम तो नहीं होना चाहिए, जल्द से जल्द अमल में होना ये ज़रूरी है। ये हम आज जो स्ट्रगल आज शुरू किए, हम उसका जीत हासिल होता है ज़रूर। ये जो डिमांड्स है उसको अमल में ले आने के लिए जो भी आगे ये स्ट्रगल चलेंगे, हम हमारी तरफ से और पार्टी के तरफ से पूरा मदद देंगे, इसमें शामिल भी होंगे। हासिल करने के लिए, ये डिमांड्स हासिल करने के लिए हम भी मदद देंगे। खासकर जो वक्फ बोर्ड के बारे में जो डिमांड्स बताए थे, वो डिमांड बहुत ही अहम डिमांड है, क्योंकि अगर वक्फ बोर्ड को इसकी ज़मीनात को प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशियल पावर्स दे देंगे तो फ़ायदा होता है इससे, और वो ज़मीन बचता है। इस ज़मीन से पूरी गरीब मुसलमानों को उसकी तरक्की के लिए कुछ सरकार भी कर सकते हैं। तो ये डिमांड्स हासिल करने के लिए खासकर एक कोशिश होना भी ज़रूरी है। तो हम ये कहना चाहते हैं, अगर इतना लोग आज हंगर स्ट्राइक में बैठे तो ये साफ बताते हैं कि लोग गुस्से में है, नाराज़ है, और हासिल करने के लिए लड़ना अभी के वक्त और कोई रास्ता नहीं बच गया। तो सरकार ये जानना, इसको सारे डिमांड्स को अभी समझकर जल्द से जल्द अमल में ले आने के लिए कदम उठाना, ये हमारी सरकार के ऊपर हमारा डिमांड है। हम प्रेशर डालने के लिए हमारे तरफ से भी कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन ने ये ऐलान किया था कि 12 दिसंबर के दिन इंदिरा पार्क पे धरना किया जाएगा। महकमे पुलिस की जानिब से हमको 2 बजे से 5 बजे तक की इजाज़त मिली और हमने मुकर्रर वक्त में अपने इस धरने प्रोग्राम का अख्तिताम किया।
जैसा कि आप जानते हैं तमाम लोग इस जगह पे आज इसलिए जमा हुए कि हुकूमत बेखुसूस TRS हुकूमत ने जो अपने 9 साल दौर में मुसलमानों के साथ जो बेरारी इख्तियार की है, जो जुल्म ज़्यादती इख्तियार की है और उनके जो हक़ूक़ को जो पामाल किया है, वो जो है ना अगरचे एक जालिम हुक्मरान भी होती तो शायद जो है ना इतना खुलेआम नहीं करता था जितना KCR साहब ने दोस्त होने के का वादा करके बेहतरीन अल्फाज में गुफ्तगू से मुसलमानों को मुतासिर करते हुए और मुसलमानों का एतमाद हासिल करते हुए उनके साथ ये जो काम किया है। और ऐसी तारीख़ नहीं मिलती गुज़िश्ता आज़ादी के बाद से कि मुस्लिम पब्लिक सर्विसन में किसी मुसलमान को नुमाइंदगी नहीं दी गई हो और ना ही जो है ना किसी चांसलर किसी वाइस चांसलर के तौर पर मुसलमान को नहीं पेश किया गया हो, वो ख्वाह वो हुकूमत PDP की रहो या चाहे वो कांग्रेस की रहो, लेकिन उन्होंने इस बात का पास व लिहाज रखा कि मुसलमानों को बराबर हर वो डिपार्टमेंट में बिलखुसूस मुसलमानों को जो है ना बराबर जो है ना मौका दिया गया। अब इस रियासत तेलंगाना में KCR साहब की जानिब से एक नाम नहायत एक मुसलमान को जो है ना मौका दिया गया जो किसी काम के नहीं है, वो पत्थर के फूल वो कागज़ के फूल की तरह है जिसमें खुशबू नहीं है और उससे कौम को कोई रास या बिलवास कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। सवाल यहाँ ये है कि मुसलमानों के मसाइल की सुनवाई कौन करे, उसकी यकसुई कौन करे और बिलखुसूस जो इमलाक है वफ़ की उन इमलाक को जो है ना हुकूमतें जो है ना केयरटेकर होती है, उसकी ज़िम्मेदार होती है, निगरान होती है, ना कि उसकी मालिक होती है। ये जो ज़मीनात का जो है ना बेतहाशा कब्ज़ा होना, इनका जो है ना केसेस में पड़े रहना और हुकूमत खुद इसके ख़िलाफ़ कोर्टों में लड़ना, फिर इसको जो है ना हुसैन शाह वली की जो दरगाह है मणिकुंडा जागीर की 1656 एकड़ की ज़मीन और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में जो ना हार या वक्फ बोर्ड से जीत लेना, ये तमाम चीज़ों को जब हम गौर से देखते हैं तो पता चलता है कि जो जालिम हुक्मरानें जिस दूसरी जो रियासतों में हो रही है वहाँ पे इस बात का एहसास है कि वो लोग जालिम है, मुखालिफ है, वो हम पे जुल्म करेंगे, इस बात का एहसास है। लेकिन उसके बरखिलाफ़ ये दोस्त कहलाने वाली जमात भी जो है ना जो पीठ पे खंजर घोंप रही है, उसका मुसलमानों को समझने की ज़रूरत है, उसका एहसास करने की ज़रूरत है और उसका जो है ना इलाज करने की ज़रूरत है या उसको सबक सिखाने की ज़रूरत है। ये बहुत गौर करने की बात है, आप संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज धरना चौक पर यूनाइटेड मुस्लिम फेडरेशन के जानिब से भूख हड़ताल रखा गया है, जिसके सदर खैरुद्दीन सूफ़ी साहब ने जिसकी सदारत की। यहाँ पर स्टेज पे जितने लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, आप लोगों को ये जानना चाहिए कि इनके घरों में लजीज़ किस्म के खाने मौजूद है और ये ख़ुद खाते हुए रोज़ 100 आदमी को खाना 100 लोगों को खाना खिला सकते हैं। बजाय उसके बावजूद भी ये लोग आकर धरना चौक पर भूख हड़ताल पे है। उसकी वजह ये है कि तेलंगाना स्टेट में जो मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, सिर्फ़ और सिर्फ KCR साहब की तरफ से BJP का खौफ बताते हुए जो KCR साहब मुसलमानों को एजुकेशन में, फाइनेंशियली में, एम्प्लॉयमेंट में, हर डिपार्टमेंट में जो तबाही मचा रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ ये सब लोग आज यहाँ पर भूख हड़ताल पे है। कई ऐसे BJP के स्टेट है जहाँ पर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, सिटवीन कॉरपोरेशन, हर वो कॉरपोरेशंस माइनॉरिटी से रिलेटेड अच्छी तरीके से अंजाम दिए जा रहे हैं। शायद कुछ 19-20 हो रहा होगा उस वहाँ पर भी, मगर यहाँ KCR साहब तो उसको कम्प्लीटली बंद करके रख दिए। एक मिसाल देते हुए मैं आपको KCR साहब के बारे में अगर बात करने बैठे तो एक दिन भी कम पड़ जाएगा, मगर सिर्फ एक मिसाल मैं आपको KCR साहब आने के बाद मुसलमानों की जो हालत हुई उस पर मैं बताना चाहूँगा। KCR साहब मीठी छुरी से काटना बहुत अच्छा जानते हैं। इन्होंने तेलंगाना 2014 में तेलंगाना गवर्नमेंट बनने के बाद अपनी गवर्नमेंट में बहुत आसानी से साइलेंट तरीके से 45 माइनॉरिटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस को बंद कर दिया। ये एक बात आम होने ही नहीं दिया गया। और आप अगर
इन 45 कॉलेजों का अगर हम हिसाब देखें, एक कॉलेज में अगर हम मिनिमम 400 इंजीनियरिंग सीटों का अगर हम हिसाब रखें तो 45 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 18,000 सीट्स होते। हर साल जहां से 18,000 बच्चे माइनॉरिटीज़ मुसलमान बच्चे इंजीनियर बन के निकलते थे, कहीं कोई मैकेनिकल इंजीनियर, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कोई सिविल इंजीनियर, ऐसे कॉलेजेस को बंद कर दिया गया। अगर आप 8 साल का हिसाब देखेंगे, 18,000 एक साल में मीन्स 8 साल में 1,44,000 बच्चे इंजीनियरिंग जैसी तालीम से महरूम कर दिए गए। हमारे पास मुसलमानों में अक्सर होता यह है कि एक घर एक बच्चा कम से कम 6 आदमियों का जिम्मेदार होता है अपने भाइयों बहनों का। तो अगर ये 1,44,000 बच्चे इंजीनियर बन जाते तो ये बच्चे कम से कम 9 लाख मुसलमानों की कफालत करते, जिससे कि 9 लाख, जहाँ पर तेलंगाना में 60 लाख करीब मुसलमानों की आबादी है, इसमें से अगर 9 लाख बच्चे, 9 लाख लोगों की माशी हालत सुधर जाती, तालीमी हालत सुधर जाती, मगर केसीआर साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो मैं ये आज यहाँ पर जो यूनाइटेड मुस्लिम फेडरेशन की जानिब से जो प्रोटेस्ट स्टार्ट किया गया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ शुरुआत है। और यहाँ से ये फेडरेशन की जानिब से सारे तेलंगाना के एक एक गांव में, एक एक डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं उन मुसलमानों के पास जाकर, मस्जिदों में जाकर वहाँ पे पम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और लोगों में शऊर बेदार किया जाएगा कि केसीआर साहब जो मीठी छुरी से काटने का काम कर रहे हैं, इससे आप लोग होशियार होइए। इसी बात से मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की जानिब से खैरुद्दीन सूफ़ी साहब की सदारत में यह हंगर स्ट्राइक मुनक़िद किया गया। आज का एक रोज़ा भूख हड़ताल का मेन मकसद ये है कि जो मुसलमानों को केसीआर साहब नज़रअंदाज किया जा रहा है, उससे बनिस्बत बहुत सारे 12 हमारे मसाइल हैं, वो मीडिया के ज़रिए आपको मालूम होते हैं कि जो है मुस्लिम लाशों की मैयत के लिए पहले पैसे दिए जाते थे, उसको बंद किया गया। औक़ाफ़ के मसाइल तो सभी जानते हैं, बहुत सारे औक़ाफ़ के जो है ज़मीना ख़ाबिज़ हो गए हैं, जो बचे कुचे हैं उसके ऊपर भी इंशाअल्लाह हम काम करेंगे। आज पहले दिन का जो है भूख हड़ताल का मामला हुआ, इंशाअल्लाह ये आगे भी चलते रहेगा जब तक हमारे मुतालबात मुकम्मल ना होते, हम इसके साथ जो है काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। कितने दिन तक जारी रहेंगे? आज एक दिन के लिए फिल वक्त हमारे को परमिशन मिला है, मगर हम इंशाअल्लाह कंटिन्यू जो है भूख हड़ताल का मामला जारी रहेगा और परमिशन डे बाय डे हम इंशाअल्लाह लेते रहेंगे। और सूफ़ीउद्दीन साहब जो काम कर रहे हैं उसके साथ हम जो है शाना बशाना बराबर शामिल रहेंगे। सब ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो भी है, मुसलमानों के हक़ूक़ के लिए बराबर जिद्दोजहद करते रहेंगे इंशाअल्लाह। यार जिंदा सोबत बाकी। मैं मुख्तसर एक दो बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। आज मुसलमानों के हवाले से जितने मसाइल हैं मुकामी सतह पर, स्टेट की सतह पर और पूरे नेशनल सतह पर, उन सब में सबसे बड़ा मसला जो मुझे महसूस होता है वो ये है कि मुसलमानों में लीडरशिप का फुक़दान जो बढ़ता चला जा रहा है। इस लीडरशिप की वजह से, क्योंकि जो भी अगर यूनिटी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसे मसाइल जो चुपते हुए मसाइल हैं उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर फौरी NIA, कभी पुलिस, कभी ED के ये जो रेड करा के खौफ फैलाया जा रहा है। तेलंगाना स्टेट जाके एक पुलिस स्टेट बन चुका है कि आप कोई रैली नहीं निकाल सकते, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। लीडरशिप जहाँ भी इनको नज़र आ रही है, खौफ महसूस हो रहा है। तो ऐसे वक्त में खैरुद्दीन साहब जैसे एक इतनी इस उम्र में भी जो जिस हिम्मत और जिस हौसले के साथ उठे हैं, मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। सबसे पहले तो ये कि मुसलमानों के अंदर लीडरशिप के ताल्लुक़ से जो मायूसी फैली हुई थी, एक उम्मीद की किरण है। हमको इस वक्त हमारे जो लीडर्स, जो भी उभरने वाले लीडर्स हैं, आपने देख चुका है पिछले महीने जो रेड्स हुए हैं, अरेस्ट कर दिए गए हैं लोगों को, जो रियल आवाज़ उठाने वाले हैं उनको बंद किया जा रहा है। ऐसे वक्त में हम लोगों को खैरुद्दीन साहब सूफ़ी काउंसिल के सदर भी हैं, इनकी शक्ल में एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। ये लीडरशिप, इस लीडरशिप का हमको साथ देना चाहिए। और दूसरी बात जो मैं केसीआर साहब की खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये TRS से BRS बना दिया, आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि इस वक्त मुल्क में जो फाशिस्ट क़ुव्वतें जिस तेज़ी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर रही हैं, जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन लोग महसूस नहीं कर रहे हैं। ऐसे वक्त में केसीआर साहब ने उनको कुचलने का जब फ़ैसला किया है, उठे हैं, तो
पॉलिसी जब तक कि उनकी ये ना हो कि वो माइनॉरिटीज़ को लेकर साथ चलेंगे, वो फाशिस्ट को ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन केसीआर साहब की पॉलिसी ऐसे लगता है कि चूंकि फैशिस्ट मुसलमानों को क्रश करके हिंदू वोट को पोलराइज करने की जो कोशिश करके जीत भी चुके हैं, केसीआर साहब भी उसी नक्श कदम पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मुसलमानों के आपने अभी खैरुद्दीन साहब से पूरी तफसील सुनी, मुसलमानों के औक़ाफ़ बोर्ड में पूरी धांधलियाँ, मुसलमानों के एजुकेशन में पूरी धांधलियाँ, मुसलमानों के फाइनेंस कॉरपोरेशन में कोई लोन नहीं है, मुसलमानों के मैयतों के, इमामों के, मौज़नों के, इन तमाम चीज़ों में जो नाइंसाफ़ी है। दूसरे जो जैसे केजरीवाल है, जैसे दूसरे और चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो फाशिस्ट हुकूमत को ख़त्म करने के लिए मुसलमान दुश्मनी में उनसे आगे बढ़ के काम करते हैं। हम ये मैसेज दे रहे हैं मुल्क को, केसीआर साहब आप भी यही दे रहे हैं। आपका साथ जब तक कि मुसलमानों का नहीं होगा, मुसलमानों को आप साथ नहीं देंगे, आप मुसलमानों का साथ नहीं देंगे, आप ये फाशिस्ट क़ुव्वतों को ख़त्म नहीं कर सकते। बस मैं ये दो बातें अर्ज़ करना चाहूँगा बिलखुसूस औक़ाफ़ के ताल्लुक़ से कि हम हुकूमत से कभी क़र्ज़े नहीं मांगते, भीख नहीं मांगते, कुछ नहीं मांगते, ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं। कम से कम यहाँ पर तो धांधली आपने जिन जिन लोगों को ला के बिठाया है, सबसे पहले तो आपने ऐसे अनएजुकेटेड किस्म के लोगों को, जिनको ना औक़ाफ़ का दर्द है, जिनको ना कौम के मसाइल से वाकिफ़ थे, उनके हाथ में चार्ज दे दिया है ताकि सिर्फ वो आपके इशारों पे नाचते रहें। तो कम से कम औक़ाफ़ की जो इनकम है, खैरुद्दीन साहब ने बहुत अच्छा मुतालबा किया है कि औक़ाफ़ के ऑडिट पेश कर दीजिए बस, कि आप ख़र्च कहाँ कर रहे हैं। करोड़ों रुपये का मामला है, करोड़ों रुपये की जायदादें और भी पैदा हो सकती हैं जिनको ख़ज़न पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से नहीं दिया जा रहा है। तो सिर्फ औक़ाफ़ के जो सहूलतें हैं उनको बहाल करें, तब भी मुसलमान आपका साथ देंगे, वरना आइंदा इलेक्शन में आपके लिए ख़तरा है। थैंक यू। आज एक अरसे के बाद धरना चौक पर यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ मुस्लिम्स की जानिब से आज तक नए तेलंगाना की जो सरकार मुस्लिम अक़लियत यानी माइनॉरिटीज़ के मसाइल के सिलसिले में उसका जो रवैया रहा, नेगेटिव रवैया, उसके ख़िलाफ़ में आज ये धरना चौक पर अलामती तौर पर भूख हड़ताल की गई। अल्हम्दुलिल्लाह उसका कैंप खैर खूबी के साथ इख्तिताम को पहुंचा। बड़ी तादाद में लोग इसमें शरीक रहे। नुमाइंदा एतबार से सारे अंजुमनों के और बहुत सारी सियासी जमातों के लोग भी जो है इसमें शरीक रहे। खुसूसन हम मुबारकबाद देते हैं मौलाना खैरुद्दीन सूफ़ी साहब को, जिनकी क़ियादत में आज ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हुआ। इसके जो अहम नुकात थे वो नए कोई बातें नहीं थी। ख़ुद केसीआर सरकार ने जो वादे किए थे, मसलन 12% का रिज़र्वेशन जो आज तक वफ़ा नहीं हुआ, वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर्स देने का, उसी तरीक़े से माइनॉरिटीज़ के लिए उनके जो प्रोग्राम्स है, पॉलिसीज़ है, उसको मुकम्मल तौर पर नाफिज करने के लिए एक कमिश्नरेट का क़याम, बाइख्तियार कमिश्नरेट का क़याम, और ख़ुद वक्फ बोर्ड में ऐसे ओहदेदार जो बेहतर कारकर्दगी का रिकॉर्ड रखते हैं और बेहतर कारकर्दगी किए हैं, उनसे जो है मुमय्यज़ किया जाए। ये सारे मामलात में इसके अलावा और बेशुमार जो है बातें हैं। मसलन 12% को ही अगर लें हम, तो एक जानिब तो नाकाम रहे उनके वादे के एतबार से, दूसरी जानिब आवाम की जानिब से सवाल उठाया जा रहा है कि केसीआर साहब को किसने रोका था पार्टी के सतह पर और सरकार की सतह पर, यहाँ पर वो जो है नुमाइंदगी देते। मसलन आज तक मुख्तलिफ इंतखाबात हुए, असम्बली के इंतखाबात हुए, काउंसिल के इंतखाबात हुए, MLC के, वजारतें कायम हुई, इसी तरीके से जो है यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स का तकर्रुर हुआ, इसी तरीके से बेशुमार कारपोरेशंस के सदूर का तकर्रुर हुआ, वगैरह वगैरह। ले दे के वही फिर वक्फ बोर्ड का कोई चेयरमैन या जो है कोई फाइनेंस कॉरपोरेशन का जो है कोई चेयरमैन इस किस्म के, या हज कमेटी का कोई चेयरमैन, इनको छोड़कर इन जनरल जो है कोई भी कहीं भी उन्होंने ये बात नहीं बताई कि वाकई हकीकत में वो माइनॉरिटीज़, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के दोस्त हैं, इनके हकीकी मसाइल को समझते हैं और इनको हल करने के लिए इखलास के साथ काम करते हैं। कहीं भी इसका मुजाहरा उन्होंने नहीं किया। इसके लिए और एक मिसाल ले सकते हैं, ख़ुद उनकी पार्टी की जानिब से 119 जो हल्के हैं हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूंसीज, सिर्फ एक नुमाइंदा शकील बोधन से
आज तक 9 साल हो गए। उसके अलावा कहीं भी इन्होंने पार्टी की तरफ से, हुकूमत की तरफ से बहुत कुछ कर दिखा सकते थे। मसलन हाल में 3 महीने पहले 10-12 जो है वाइस चांसलर का तकर्रुर हुआ, सब इनके हाथ का काम है ना, हुकूमत के हाथ का काम है। अगर एक वाइस चांसलर को देते तो क्या होता था उसमें? एक भी नहीं। उसी तरीके से इनके हाथ के कारपोरेशन के चेयरमैन थे ये सब, एक को देते अगर दूसरों में, कहीं भी नहीं। इस तरीके से बेशुमार ऐसी मिसालें हैं जहां पर इन्होंने नहीं किया। इससे मालूम ये हुआ कि सिर्फ बातों तक है, ये अमल जो है नहीं करते, और अंदर से कुछ और केसीआर हैं, बाहर से और केसीआर हैं। अभी भी उनको होश लेना चाहिए, और उनके साथ देने वाली पार्टियां जो हमारा लुबादा ओढ़ी हुई हैं, मुसलमान लुबादा ओढ़ी हुई हैं, वो भी इसी कटोरे में खड़े होते हैं। और फिर जो यहाँ के नुमाइंदा तौर पर जो हुकूमत के लिए एक एडवाइज़र की हैसियत में एक को रखे हैं, मुसलमान को रखे हैं, उनकी एडवाइजर्स क्या चल रही हैं? सारी जो है औंधे मुँह गिरने की एडवाइजर्स चल रही हैं, ये हम समझ सक रहे हैं। अदरवाइज कोई ये नहीं है। आप दूसरे कारपोरेशन सोसाइटीज़ देखिए, उनके तहत जो स्कूल चलते हैं, उन स्कूलों में तकर्रुरात किसके होते हैं? वहाँ पर तलबा की तादाद किसकी ज़्यादा होती है उन स्कूलों में? उससे बरखिलाफ़ यहाँ पर 204 स्कूल कायम तो हुए, लेकिन वहाँ पर तकरीबन 30% जो है गैर बच्चों को जो है दाखिला दिया जाता है। जब एक सीट का उनके इदारों में नहीं दिला सकते आप, एक सीट का मुसलमान बच्चों को नहीं दिला सकते। उसी तरीके से आप देख लीजिए तकर्रुरात में प्रिंसिपल से लेके, कोऑर्डिनेटर से लेके, वार्डन से लेकर सब लोग कौन है देख लीजिए। चुनांचे उसका एक नेगेटिव असर ये हुआ कि अभी हाल में महबूब नगर के रेजिडेंशियल स्कूल में एक बच्चे ने फांसी ले ली। उनके जो है जो दबाव डाला जा रहा था बच्चों पर ज़हनी तौर पर, उसको बर्दाश्त ना करते हुए उस बच्चे ने खुदकुशी कर ली। ये 3 दिन का वाक़या है। तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं अंदरून जो बाहर नहीं आते, डरते हैं लोग, नहीं बोलते हैं। ये सारी चीज़ें इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है, तब्दीली लाने की ज़रूरत है। और मुसलमानों का जो हक़ है, ये कोई भीख नहीं है, उनका हक़ देने की पूरी कोशिश करके दिखा दो। आप साबित कर दो कि वाक़ई आप जो है मुसलमानों के हक़, यानी आपके जो मुखलिस दोस्त हैं आप। वरना जो है अब तक तो सब दुश्मनी का काम कर रहे हैं, दुश्मनों से भी ज़्यादा काम कर रहे हैं। आप साबित कर दिए हैं, और आपका ताउन करने वाली जमात भी ये साबित कर दी है कि सिर्फ 7 सीटों के लिए वो जो है पूरी उम्मत को जो है बेच दी है, आपके हाथ में बेच दी है। और आगे जो है ऐसा नहीं होगा। 23 बहुत करीब है, लिहाजा एहतियात कीजिए, खैर के लिए आइए, पॉजिटिव अंदाज में आइए। अभी आप ख्वाब देख रहे हैं मरकज़ में जाने का, वो ख्वाब पूरा बग़ैर मुसलमानों के नहीं हो सकता। मुसलमानों के साथ जो है वो ख्वाब जो है हकीकत हो सकता है, इसका ख्याल रखिए। मैं अब्दुल सत्तार मुजाहिद, सदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, आज के धरना चौक में कुल जमाती जो धरना मुनक़िद हुआ, औक़ाफ़ी मसाइल, 12% रिजर्वेशन और दीगर मुसलमानों के मसाइल से मुताल्लिक़ जो धरना दिया गया है। केसीआर साहब अपने दौरे इक़्तिदार में 8 साल गुजरने के बावजूद जितने वादे किए थे मुसलमानों के साथ, बिलखुसूस 12% की बात कही, आमिलाना इख्तियारात जुडिशल पावर देंगे वक्फ बोर्ड को, ये तमाम बातें नाकाम हो चुकी है। अब तक किसी पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। लिहाजा हमारा ये मुतालबा है कि अपने वादे पे वो कायम रहते हुए मुसलमानों के साथ जो उन्होंने वादा किया उसको पूरा करें, वरना मुसलमान पूरे तेलंगाना में आपके झूठे वादों के ख़िलाफ़ मुहिम चलाएंगे। जितने माइनॉरिटीज़ बच्चों को जो मिलना चाहिए था आपके दौरे इक़्तिदार में, मसाजिद को भी आपने शहीद किया। ये ऐसा महसूस हुआ कि ये बीजेपी की हुकूमत है या राष्ट्र तेलंगाना TRS की हुकूमत है, ऐसा महसूस हो रहा था मुसलमानों को। अम्बरपेट की एक खाना के मस्जिद हो, सेक्रेटरीट के 2 मसाजिद हो और दीगर जहाँ भी अजला में हुए हैं, ये बहुत भयानक वाक़यात थे कि केसीआर साहब से उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुसलमानों को 8 साल में कोई मौक़ूफ़ नहीं दिया। 12% के खुद टिकट नहीं दिए, ना MLC बनाए, ना मिनिस्टर बनाए। एक बराए नाम महमूद अली साहब को एक शोबाई के तौर पर रखे हैं ताकि मुसलमान होम मिनिस्टर है, पहले उनको नायब वज़ीर आला बनाया गया था। और उससे हट के आपका एक नुमाइंदा भी MLA है बोधन से शकील आमिर, उसको तो औक़ाफ़ का आप यानी माइनॉरिटी का मिनिस्टर ने बनाए। तो ऐसे आदमी को बनाए जो माइनॉरिटी के मसाइल ही नहीं जानता। तो हमारी आपसे दरख्वास्त है
कि अब बीआरएस का आप नया सिलसिला चालू करें। ऐसा महसूस हो रहा है कि बीआरएस नेशनल लेवल पर बीजेपी की सपोर्ट करेगी, यानी बीजेपी की रास्ता बनाएंगी, जबकि ऑलरेडी सारे हिंदुस्तान के मुसलमान बल्कि दीगर सेकुलर जमातें मुत्तहद होकर बीजेपी का मुकाबला करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और आप है कि एक नया फ्रंट बनाना चाह रहे हैं, एक नई जमात बनाना चाह रहे हैं। ये आप किसको धोखा दे रहे हैं? आप तेलंगाना में हमारे साथ इंसाफ नहीं करे, सारे हिंदुस्तान में किसके साथ इंसाफ करेंगे? बहरहाल ये बीआरएस का जो शोषा छोड़ा गया आइन इलेक्शन से खब सेंटर में, ये एक फूट डाल के और सेकुलर पार्टियों में वोट तकसीम करेंगे, बीजेपी के लिए राह हमवार करेंगे, ताकि बीजेपी तेलंगाना में ताकतवर ना हो और इनको डिस्टर्ब ना करे। इसलिए साइड देने के लिए ऑल इंडिया में उसकी सपोर्ट के नुक़्ते नज़र से बीआरएस का क़याम अमल में रहा है। मेरा अपना ज़ाती यही ख्याल है। जय भीम, जय भीम। मेरा नाम अरुणा क्वीन है, बहुजन समाज पार्टी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है। ముస్లిం యునైటెడ్ ఫెడరేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ ముస్లిం పెద్దలు, ముస్లిం సంఘాలు అందరూ కలిసి ఇక్కడ ధర్నా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. దీనికి మేము సపోర్టింగ్గా బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ మా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు డాక్టర్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. మేము ఈ ధర్నాకి మేము పూర్తి మద్దతు ఇస్తున్నాము. ఇక్కడ ఈ దేశంలో కానీ ఈ రాష్ట్రంలో కానీ ముస్లింల పరిస్థితి చాలా దీనస్థితిలో ఉంది. మీరు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో కానీ గ్రామాల్లో ఎక్కడ వెళ్ళినా సరే సెకండ్ జనరేషన్ పీపుల్ లాగా ట్రీట్ చేస్తుంటారు. ఇక్కడ జైళ్ళల్లో కానీ ఎక్కడైనా సరే మగ్గుతుంటారు. చాలా ఈజీగా క్యాప్చర్ చేసి ముస్లిం యువతను మొత్తం ఏ కేసు అంటే ఆ కేసు బనాయించి జైళ్ళల్లో మగ్గించేటట్టు చేస్తున్న ఈ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఈనాటి ముస్లింలు, ఒకప్పటి దళితులు, ఒకప్పటి బీసీలు ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సమాజం కానీ గవర్నమెంట్ కానీ ఇప్పుడు ఉన్న ముస్లింలు ఒకప్పటి ఎస్సీలు, బీసీలు, దళితులు, బీసీలు మాత్రమే ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. ముఖ్యంగా ముస్లిం సమాజానికి 12% రిజర్వేషన్స్ కల్పించాలని ముస్లిం ఫెడరేషన్ అయితే ఏదైతే డిమాండ్ చేస్తుందో మేము దానికి పూర్తి మద్దతు ఇస్తున్నాం. మళ్ళీ వక్ఫ్ భూములని కాపాడే బాధ్యత ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాందే. కేసీఆర్ గారు ఒక ముస్లిం మైనార్టీ వ్యక్తికి ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి ఇచ్చిండ్రు, కానీ మొత్తం రబ్బర్ స్టాంప్ లాగా అతన్ని మహమ్మద్ అలీ గారిని చేస్తుంటారు. అంటే ఆయనకు పవర్స్ ఇవ్వకుండా మీరు ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి ఇస్తేంది, ముఖ్యమంత్రి పదవి ఇస్తేంది. కేసీఆర్ గారు ముస్లింలను మీరు ఓట్ బ్యాంకుగానే చూస్తున్నారు. ఒక్కసారి ఓల్డ్ సిటీకి మీరు సెక్యూరిటీ లేకుండా రండి, ఒక్కసారి వచ్చి చూడండి ముస్లింల దీన పరిస్థితి ఎట్లా ఉందో చూడండి. ఒక్క ఇంట్లో 10, 15, 20 మంది బతుకుతుంటారు. మళ్ళీ ముస్లిం బిడ్డలు ఎప్పుడు బాగుపడతారు? నా ముస్లిం సోదరులు ఎప్పుడు బాగుపడతారు? వాళ్ళకి హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది? వాళ్ళకి విశ్వవిద్యాలయాలు ఎప్పుడు వస్తాయి? ముస్లిం పునాదుల మీద నువ్వు రాజ్యం వెళ్తున్నావు మిస్టర్ కేసీఆర్. ముస్లిం జీవితాలను మాత్రం నువ్వు ఏమాత్రం ప్రభావితం చేయట్లేదు. వాళ్ళని ఓన్లీ ఓట్ బ్యాంకుగానే మలుచుకున్నావు. కాబట్టి ముస్లిం కమ్యూనిటీ మొత్తం 12% రిజర్వేషన్స్ ఇమ్మీడియట్గా ప్రకటించాలి. వారి వక్ఫ్ భూములను మొత్తం కాపాడాలి. వారి డిమాండ్స్ ఇప్పటిదాకా మన పెద్దలు ఏమైతే చెప్పిండ్రో ఆ డిమాండ్స్ అన్ని ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే నెరవేర్చాలని మేము బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. జై భీమ్, జై మీమ్. ఓకే, జై భీమ్. ఈరోజు తెలంగాణ ముస్లిం యునైటెడ్ ఫెడరేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఇందిరా పార్క్ దగ్గర ఒకరోజు దీక్ష చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ ఒకరోజు దీక్షకి బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ నుండి పూర్తి మద్దతు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఈరోజు ముస్లిం యునైటెడ్ ఫ్రంట్ ఆధ్వర్యంలో జరిగే ఈ దీక్ష ఎందుకు అంటే గత కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ ఉద్యమం నుండి తెలంగాణ వచ్చేంత వరకు కూడా మరి ముస్లింలను ప్రతిరోజు ఉద్యమంలో వాడుకున్నాడు. అంటే ఏ మీటింగ్లో అయినా, ఏ సమావేశంలో అయినా భవిష్యత్తులో వచ్చే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వెంటనే రాష్ట్రం రాగానే 12% రిజర్వేషన్ కల్పిస్తామని చెప్పి ఎన్నోసార్లు, కొన్ని 100 సార్లు చెప్పడం జరిగింది. మరి దాన్ని ఈరోజు ముస్లిం సమాజం ఎన్ని సంవత్సరాలు టైం ఇచ్చినప్పటికీ కూడా, 8 years టైం ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ఇప్పటికి కూడా ఏ ముస్లిం సమాజానికి ఏదైతే హామీలు ఇచ్చిండో ఆ హామీలను ఇప్పటి వరకు కూడా ఏ ఒక్క హామీ కూడా నెరవేర్చలేని కేసీఆర్ గారు 8 సంవత్సరాలు చూసి ఆ ముస్లిం సమాజం అంతా ఈరోజు రోడ్ల మీదకి వచ్చి ఇందిరా పార్క్ దగ్గర ధర్నా చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ ధర్నాలో వాళ్ళ డిమాండ్స్ చాలా పెద్ద డిమాండ్స్ కావు, ఏదైతే చిన్న డిమాండ్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళకు ఏదైతే
మైనార్టీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ నుంచి కూడా పేద ముస్లిం సమాజానికి 2 లక్షల రూపాయలు సబ్సిడీ ఇవ్వాలని చెప్పి ఒక డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా పేద ముస్లిం చనిపోయినప్పుడు దహన సంస్కారాలకు ఒక 10,000 రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పి ఒక డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఈ దేశంలో ఈ రాష్ట్రంలో ఏదైతే వక్ఫ్ బోర్డు ఉన్నదో ఆ వక్ఫ్ బోర్డు భూములన్నింటి కూడా పేద వర్గాల ముస్లింలకు మరి లీజ్కి ఇవ్వమని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా టింబ్రీస్ ఏదైతే రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ఉన్నాయో ఆ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ అన్నింటి కూడా కిరాయి బిల్డింగ్లు కాకుండా రెంటెడ్ బిల్డింగ్స్ కాకుండా మరి పక్కా భవనాలు నిర్మించాలని చెప్పేసి ముస్లిం సమాజం అంతా కూడా ఈరోజు ధర్నా చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ చిన్న హామీలను ఈ చిన్న డిమాండ్లను నెరవేర్చలేని కేసీఆర్ ఈరోజు 8 years అయినప్పటి నుంచి కూడా ఇప్పటికి కూడా ఏ ఒక్క డిమాండ్ను ఏ ఒక్క హామీని నెరవేర్చలేకుండా ఈరోజు పబ్బం కడతా ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత నీ అవసరం తీరిన తర్వాత ఈరోజు టీఆర్ఎస్ నుండి బీఆర్ఎస్గా మారి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం నుండి పారిపోతున్నావు కనుక భవిష్యత్తులో ఈ ముస్లిం సమాజం ఈ బహుజన సమాజం తప్పకుండా భవిష్యత్తులో నీకు రాజకీయంగా సమాధి కడుతుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఏదైతే బహుజన సమాజ్ పార్టీ ఉత్తరప్రదేశ్లో మొట్టమొదటిసారిగా మన రాజ్యాంగంలోకి వచ్చిన తర్వాత దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ముస్లింలకు ప్రత్యేక శాఖను కేటాయించిన ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందంటే అది కేవలం బహుజన సమాజ్ పార్టీ అనే సందర్భంగా గుర్తు చేస్తా ఉన్నాం. ఎందుకంటే రానున్న బహుజన రాజ్యంలో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలు అందరి యొక్క డిమాండ్లు నెరవేర్చే విధంగా ఆ కులాలకు ఆ మతాలకు ఏదైతే డిమాండ్స్ ఉన్నాయో ఆ డిమాండ్స్ అన్నింటినీ కూడా మరి బహుజన సమాజ్ పార్టీ నెరవేర్చిన సందర్భంగా గుర్తు చేస్తా ఉన్నాం.